आज की इस गहरी चर्चा में हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही जटिल और चर्चित व्यक्तित्व के शुरुआती जीवन की परतें खोलने वाले हैं। हाँ, और ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज का विषय है मुअम्मर गद्दाफी। लेकिन लेकिन हम उनके उस तानाशाही शासन या अंतर्राष्ट्रीय विवादों की बात नहीं करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। सही कहा। वो तो इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हाँ, आज का हमारा जो मिशन है वो उनके जीवन के उस हिस्से में गोता लगाना है जहां से असल में सब कुछ शुरू हुआ। एक एक बेहद गरीब बदू परिवार की पृष्ठभूमि, उनके जन्म का रहस्य और बुनियादी शिक्षा हासिल करने के लिए एक बच्चे का वो कड़ा संघर्ष। जिसने जिसने असल में उसके दिमाग में सत्ता और विद्रोह के बीज बो दिए। एकदम सही। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगिस्तानी तंबू में पैदा हुआ लड़का आखिर कैसे विचारधारा बना लेता है जो पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले ले। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये सफर वास्तव में राजनीति मनोविज्ञान का एक बेहतरीन केस स्टडी है। देखिए, किसी भी बड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जो विचारधारा होती है ना, वो रातों रात नहीं बनती। उसकी असली जड़ें अक्सर बचपन के उन कठिन अनुभवों और शुरुआती संघर्षों में गहराई तक धसी होती हैं। गद्दाफी की कहानी कोई साधारण रैग्स टू रिचेस यानी फर्श से अर्श तक की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बचपन में समाज के एकदम हाशिए पर धकेल दिया गया था और फिर उसी इंसान ने बड़े होकर पूरे समाज को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। उनकी शुरुआती शिक्षा ही वो भट्टी थी जिसमें वो राजनेता पककर तैयार हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो किसी भी इंसान की पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। हाँ। उनका जन्म। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब पहलू है ना? जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मुअम्मर गद्दाफी की जन्म तिथि आज भी किसी को पक्के तौर पर नहीं पता। आमतौर पर इसे 1942 माना जाता है, खासकर 7 जून 1942। जी, कई विश्वकोश यही मानते हैं। लेकिन कुछ आत्मकथाओं और शोध लेखों में ये 1942 की वसंत ऋतु, 1943 या यहाँ तक कि 1940 से पहले का भी बताया गया है। एक ऐसा इंसान जिसने दशकों तक एक देश पर पूर्ण राज किया, उसके जन्म का साल तक इतना अनिश्चित क्यों है? मैं बस यही सोच रही थी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस अनिश्चितता के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अच्छा? हाँ, गद्दाफी का जन्म एक खानाबदोश बदू संस्कृति में हुआ था। उस दौर में और विशेष रूप से उस रेगिस्तानी इलाके में जन्म का कोई लिखित रिकॉर्ड रखने का रिवाज ही नहीं था। ओहो, मतलब कागजी काम कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। उनके समुदाय के लिए कैलेंडर की तारीखों का कोई खास महत्व नहीं था। वे मौसम के चक्र और कबीले की गतिविधियों के हिसाब से जीवन जीते थे। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या? गद्दाफी जीवन भर अपनी इस अनिश्चित जन्मतिथि को लेकर बहुत असहज रहे। अपना सही जन्मदिन न बता पाना उनके लिए एक ऐसा बोझ था जो उन्हें बार बार उनकी बहुत ही साधारण ग्रामीण जड़ों की याद दिलाता था। हाँ, खासकर तब जब वो खुद को दुनिया के सामने एक महान दार्शनिक और नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। ये असहजता उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा बन गई थी। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, एक इंसान जो आगे चलकर पूरे देश का भविष्य तय करने वाला है, उसे अपना खुद का अतीत स्पष्ट रूप से नहीं पता। बिल्कुल। अब अगर हम उस भौगोलिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें जहां उनका जन्म हुआ, तो ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उनका जन्म सिरते के पास कसर अबू हादी नामक एक छोटे से इलाके में हुआ था, जो कि पूरी तरह से एक सूखा रेगिस्तानी क्षेत्र था। हाँ, वहाँ ईंट पत्थर के घर नहीं थे। उनका परिवार पारंपरिक तंबुओं में रहता था और हमें उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को भी नहीं भूलना चाहिए। ये वो समय था जब लीबिया पर इटली का कब्जा था, जिसे इटालियन लीबिया कहा जाता था। बिल्कुल। एक तरफ इतालवी उपनिवेशवाद का साया और दूसरी तरफ रेगिस्तान की भीषण गर्मी। और उस कठिन माहौल में भी उनका परिवार कोई बहुत शक्तिशाली या रसूखदार नहीं था। वे एक बेहद गरीब बद्दू अरब परिवार से थे। उनका कबीला कदादाफा था ना? हाँ, कदादाफा। ये लीबिया के अन्य बड़े कबीलों की तुलना में आकार में बहुत छोटा था और उसका कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं था। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल सलाम, जिन्हें अबू मेनियार भी कहा जाता था, वो कोई जमींदार नहीं थे। हाँ, वो बस एक गरीब चरवाहा थे। सही कहा। वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऊंट और बकरियां चराते थे। उनकी माँ का नाम आयशा बिनते निरान था।
ये परिवार सचमुच समाज के सबसे निचले और संघर्षरत तबके का हिस्सा था। और इस परिवार की संरचना भी अपने आप में एक अलग तरह का दबाव पैदा करने वाली थी। उनकी 3 बड़ी बहनें थीं और मुअम्मर गद्दाफी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ऐसा परिवार जो रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में हर दिन जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, वहां 3 बेटियों के बाद एक बेटे का आना ये स्पष्ट रूप से उन्हें परिवार का केंद्र बना देता है। लेकिन ये विशेष स्थान उनके लिए सुख सुविधाएं लेकर नहीं आया। इसने उन पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया। एक गरीब चरावाहे का इकलौता बेटा होने का मतलब था कि परिवार की सारी उम्मीदें उसी एक बच्चे पर टिकी थीं। बिल्कुल, पिता की उम्मीदें। हाँ, उनके पिता ने जीवन भर सिर्फ रेत और जानवरों को देखा था और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी तंबू में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। वे चाहते थे कि मुअम्मर पढ़े। जिसे केवल कठिन कहना शायद उस संघर्ष के साथ नाइंसाफी होगी। उस समय के लीबिया में शिक्षा मुफ्त नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और एक गरीब बदू बच्चे के लिए स्कूल जाना एक बहुत बड़ी और महंगी विलासिता थी। तो चलिए उनके इस शैक्षणिक सफर पर नजर डालते हैं। शुरुआत तो काफी पारंपरिक थी। 7 से 9 साल की उम्र के बीच उन्हें एक स्थानीय इस्लामिक शिक्षक ने कुरान पढ़ना सिखाया। बुनियादी धार्मिक शिक्षा। हाँ, लेकिन असली बदलाव की शुरुआत तब हुई जब 9 साल की उम्र में गद्दाफी ने सिरते शहर के एक स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गद्दाफी पढ़ाई में इतने तेज या कह लें कि इतने जिद्दी थे कि उन्होंने 6 साल की पढ़ाई को सिर्फ 4 साल में ही पूरा कर लिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये उनकी बौद्धिक क्षमता से कहीं ज्यादा उनके भीतर पल रही एक अजीब सी बेचैनी को दर्शाता है। लेकिन इन 4 सालों की सच्चाई सिर्फ अच्छी ग्रेड्स लाना या जल्दी सिलेबस खत्म करना नहीं थी। जब वो सिरते के उस स्कूल में गए तो वो पूरी तरह से एक आउटसाइडर थे। हाँ, उनका पहनावा, उनका लहजा। बिल्कुल, उनके कपड़े, उनके बात करने का बदू लहजा, उनका रहन सहन, सब कुछ उन शहरी बच्चों से बिल्कुल अलग था और इसके कारण उन्हें उस अमानवीय सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिसे शहरी बच्चे अक्सर अपने से अलग दिखने वालों पर थोप देते हैं। वे लगातार मजाक और बुलिंग का शिकार होते रहे। शहरी समाज ने उन्हें कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। ये मानसिक प्रताड़ना तो थी ही, लेकिन शारीरिक स्तर पर जो कुछ वो बच्चा झेल रहा था वो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। सच में। उनके पिता अबू मिन्यार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सिरते में कोई कमरा किराए पर ले सकें। उन्होंने अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपनी बकरियां तक बेच दी थीं। एक चरावाहे के लिए बकरियां बेचना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और ऐसे में वो 9 साल का बच्चा हफ्ते के 5 दिन शहर की एक स्थानीय मस्जिद के ठंडे फर्श पर सोता था और जब वीकेंड आता था तब वो बच्चा अपने परिवार से मिलने उस तंबू तक वापस जाने के लिए रेगिस्तान के बीच से 32 किलोमीटर पैदल चलता था। 32 किलोमीटर, वो भी उस रेगिस्तानी गर्मी में। जरा इसकी कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप, रेत, 32 किलोमीटर का सफर और वो भी हर हफ्ते। ये सिर्फ स्कूल जाने की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के भीतर पत्थर जैसी कठोरता पैदा होने की प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब एक बच्चा मस्जिद के फर्श पर सोता है, शहरी बच्चों की गालियां सुनता है और फिर 32 किलोमीटर पैदल चलता है, तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा होता है, वो दुनिया को समझ रहा होता है। वो दुनिया के शक्ति संतुलन को समझ रहा होता है। और इसी दौरान एक बहुत ही निर्णायक घटना घटी। सिरते के उस स्कूल में कई शिक्षक मिस्र से आए हुए थे। ओह, मिस्र के शिक्षक। हाँ, उस समय मिस्र में गमाल अब्देल नासर का उदय हो रहा था। इन मिस्री शिक्षकों ने इस युवा, संघर्षरत और अलगाव महसूस कर रहे बच्चे को नासर के अरब राष्ट्रवाद के बारे में बताना शुरू किया। ये तो उसके लिए एकदम नई दुनिया होगी। बिल्कुल, एक ऐसा बच्चा जो अपने ही देश में, अपने ही स्कूल में खुद को कमजोर और बाहरी महसूस कर रहा था, उसके लिए नासर का ये विचार कि अरबों को एकजुट होकर पश्चिमी ताकतों और कुलीन वर्ग के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। नासिर उनके लिए हीरो बन गए। मतलब वो सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं सीख रहे थे, वो विद्रोह की भाषा सीख रहे थे। सही कहा। इसके बाद उनका परिवार फैजान इलाके के सबाह शहर में जाकर बस गया। ये 1956 से 1961 के बीच का समय था, जब गद्दाफी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू की। उनके माता पिता पूरी तरह से अनपढ़ थे। हाँ, तो उनके लिए बेटे का हाई स्कूल पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना सच होने जैसा था। लेकिन सभा में पहुंचते पहुंचते वो डरा हुआ बदू बच्चा
पूरी तरह से बदल चुका था। एकदम। सभा का वो स्कूल उनके लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया। वहां वो अब किनारे पर खड़ा रहने वाला आउटसाइडर नहीं था। इसके विपरीत वो स्कूल में बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्होंने नेटवर्किंग शुरू कर दी थी। हाँ, उन्होंने अपने आसपास ऐसे युवाओं का एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाया जो उनके विचारों से प्रभावित थे। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस दौरान बनाए गए कई दोस्त, जैसे कि अब्दुल सलाम जल्लोद, बाद में जब गद्दाफी ने सत्ता पलटी तो उनकी सरकार में सबसे उच्च और भरोसेमंद पदों पर बैठे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक महत्वाकांक्षी छात्र थे? नहीं, उनकी ये राजनीतिक सक्रियता इतनी बढ़ गई थी कि 1961 में उन्हें सभा के स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। निकाल दिया गया। गया ये बहुत बड़ी बात है ना? आमतौर पर हाई स्कूल के बच्चे क्लास बंक करने या किसी छोटी मोटी अनुशासनहीनता के लिए सस्पेंड होते हैं, लेकिन गद्दाफी को अरब राष्ट्रवाद के समर्थन में राजनीतिक रैलियां और हड़ताल आयोजित करने के लिए स्कूल से निकाला गया था। जो अपने आप में बताता है कि उनके भीतर की राजनीतिक आग कितनी भड़क चुकी थी। बिल्कुल। और स्कूल से निकाले जाने ने उनके सफर को रोका नहीं, बल्कि उनके इरादों को और पुख्ता कर दिया। निष्कासन के बाद उन्होंने बेनगाजी की यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में दाखिला लिया। वहां उन्होंने इतिहास पढ़ना शुरू किया और कुछ समय तक कानून की पढ़ाई भी की। लेकिन वो वहां टिके नहीं, यूनिवर्सिटी का वो शांत, किताबी और पारंपरिक शैक्षणिक माहौल उन्हें बहुत जल्दी उबाऊ लगने लगा। उन्हें ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि जिस भारी बदलाव और ताकत की उन्हें तलाश है, वो इतिहास की मोटी किताबों या वकालत के पन्नों में नहीं मिलने वाली। असली ताकत सत्ता में थी। और सत्ता का रास्ता सेना से होकर जाता था। और यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने उन्हें 1963 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी बेंगाजी तक पहुंचाया। उन्होंने सेना को अपना हथियार और अपनी मंजिल चुना। 1965 में वो वहां से ग्रेजुएट हुए। और इसके बाद एक और बहुत दिलचस्प घटना घटी, वो ब्रिटेन वाला दौरा। हाँ, 1960 के दशक के मध्य में उन्हें उच्च सैन्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन भेजा गया। अब कोई भी आमतौर पे सोच सकता है कि पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध और वहां के आधुनिक तौर तरीके देखकर शायद उनके कट्टर विचार कुछ नरम पड़ गए होंगे। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। एकदम उल्टा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है, जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर अपनी जमीन और संस्कृति को लेकर पहले से ही राष्ट्रवाद का उफान हो, किसी पूर्व उपनिवेशवादी और पश्चिमी देश में जाता है, तो वहां का अलगाव उसकी मान्यताओं को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें और भी अधिक कट्टर बना देता है। सही कहा। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को करीब से देखा, लेकिन उसे अपनाया नहीं। इसके बजाय वहां के अनुभव ने उन्हें ये और भी दृढ़ता से महसूस कराया कि अरब दुनिया को अपनी एक अलग, स्वतंत्र और शक्तिशाली पहचान बनानी ही होगी। तो ब्रिटेन का वो प्रवास उनके भीतर के अरब राष्ट्रवाद पर मोहर लगाने जैसा साबित हुआ। बिल्कुल, मोहर लग गई थी। ये पूरी शैक्षणिक यात्रा अपने आप में एक विरोधाभास लगती है। देखिए, उनके पास कभी भी किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय की पूरी की हुई उच्च स्तर की फॉर्मल डिग्री नहीं थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी बीच में ही छोड़ दी थी। हाँ। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा खुद को एक अत्यधिक पढ़ा लिखा, बौद्धिक और दार्शनिक व्यक्ति मानते रहे। उनकी ये सोच बाद में उनकी अपनी लिखी हुई प्रसिद्ध किताब द ग्रीन बुक में भी दिखाई दी। हाँ, द ग्रीन बुक, जहां उन्होंने साम्यवाद और पूंजीवाद को नकारते हुए पूरी दुनिया के लिए एक नया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पेश करने का दावा किया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मस्जिद के फर्श से पढ़ाई शुरू की थी, वो दुनिया को राजनीतिक दर्शन सिखाने चला था। अगर हम उनके इस पूरे सफर को कुछ बुनियादी स्तंभों में बांट कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके बचपन और शिक्षा ने मुख्य रूप से 3 चीजों को उनके व्यक्तित्व में हमेशा के लिए जड़ कर दिया था। वो 3 चीजें क्या थीं? पहला था अरब राष्ट्रवाद, जिसका बीज उन मिस्री शिक्षकों ने बोया था जब वो सिरते में अकेले और अलग थलग थे। दूसरा था इस्लाम का गहरा प्रभाव, जिसकी शुरुआत 7 साल की उम्र में कुरान की शिक्षा और मस्जिद के उस ठंडे फर्श पर रातें बिताने से हुई थी। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक और शक्तिशाली था, सत्ता और ताकत की बेतहाशा लालसा। एक ऐसा बच्चा जिसे उसकी गरीबी और बदू होने के कारण हाशिए पर धकेल दिया गया था, जिसका मजाक उड़ाया गया था, उसने अपने अवचेतन मन में यह तय कर लिया था कि वो अब कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमजोर बनकर नहीं रहेगा। ये एक ऐसा सफर है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। एक इकलौते बेटे का उस सुदूर रेगिस्तानी तंबू से निकलना, जहां जन्म की कोई स्पष्ट तारीख तक मौजूद नहीं थी, पढ़ने के जुनून में 32 किलोमीटर का वो रेतीला पैदल सफर, शहर के बच्चों के ताने और फिर उसी तिरस्कार को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना लेना।
ये सिर्फ एक इंसान के जीवन की कुछ कठिनाइयां नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। ये उस भयानक राजनीतिक तूफान की शुरुआती हवाएं थीं जिसने न सिर्फ लीबिया का बल्कि आने वाले दशकों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इतिहास को एक नया रक्त रंजित मोड़ दिया। इस गहरी चर्चा से हमें यही समझ आता है कि नींव कितनी गहरी और दर्दनाक थी। और इसी से इस पूरी कहानी के केंद्र में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो सामने आता है। ये हमें इंसान की फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के शुरुआती और सबसे नाजुक वर्षों में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतने गहरे सामाजिक भेदभाव, शारीरिक कष्ट और अलगाव का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो शिक्षा और वो संघर्ष उसे दुनिया के प्रति संवेदनशील और विनम्र बनाते हैं, या फिर बचपन का वो चरम संघर्ष और लगातार मिलने वाला तिरस्कार उसके भीतर सत्ता हासिल करने की एक ऐसी आक्रामक और अंधी भूख पैदा कर देता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या अत्यधिक पीड़ा हमेशा एक बेहतर इंसान गढ़ती है, या कभी-कभी वो ऐसे घाव छोड़ जाती है जिसका बदला पूरी दुनिया को चुकाना पड़ता है?